पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या था, एयर बिटवीन द प्लेट्स में, ठीक है। आज फिर से वही बात करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और उसका न्यूमेरिकल्स का बात करेंगे, है ना। तो देखो डेरिवेशन हो गया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और बता दें हम, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर एयर बिटवीन द प्लेट्स, मान लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके बीच में एयर है, एयर बिटवीन द प्लेट्स, कुछ नहीं एयर है। आपको मालूम है कि एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है प्लेट में और एक नेगेटिव चार्ज, प्लेट का सेपरेशन डी। इसका हम लोग कैपेसिटेंस निकाले थे, क्या निकाले थे, कैपेसिटेंस बोलना। जो इसका कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी, मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी। फिर क्या बात किए थे कि अगर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एयर के प्लेस में अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखते, एयर के प्लेस में, मान लो प्लेट के बीच में एयर है, अगर इस एयर के प्लेस में हम अंदर में डाइलेक्ट्रिक मीडियम को डाल दें, ठीक है, और जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम रखे इसके अंदर में, अगर उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कांस्टेंट के, एयर के प्लेस में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखें और डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कांस्टेंट अगर के है, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का कांस्टेंट क्या है, के, तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। हर बात समझो, ये हम लोग पढ़े। अब ये देखना है ना कि यहाँ पर जो अंदर में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे उस डाइलेक्ट्रिक का कुछ थिकनेस होगा, तो डाइलेक्ट्रिक के थिकनेस से उसके कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये देखें। लेकिन पहले जरा एक दो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बना लेते हैं, फिर हम लोग आगे का बात करते हैं। तो लिखो, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम दे रहे हैं एक दो। लिखिए, देखिए 2.8, लिखिए इसमें, इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has area of 6 into 10 to the power minus 3 meters square, and the distance between the plate is 3 mm. Calculate the capacitance of capacitor if each capacitor is connected to 100 volt supply
What is the charge on each plate? Each plate of capacitor बनाइए. बोलिए क्या आंसर आया इसका? अरे इसमें सब कुछ दिया हुआ वैल्यू, क्या क्या दिया हुआ बताओ. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करना, बस वैल्यू रखना और बनाना, इसमें कुछ है नहीं. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देंगे. देखिए देखिए क्या दिया हुआ. यहाँ ये दिया हुआ ना कि प्लेट का एरिया कितना दिया हुआ, 6 × 10⁻³ और दोनों प्लेट का डिस्टेंस क्या है 3 mm. 3 × 10⁻³ मीटर है डिस्टेंस. अब कैपेसिटेंस निकालना है उसका. इफ ईच कैपेसिटर को कनेक्ट कैसे कर रहे हैं, 100 वोल्ट सप्लाई से. चार्ज भी पूछ रहा है, तो देखो कैपेसिटेंस निकाल लो. C=ε0 × A/d 8.854 10⁻⁻12. एरिया कितना हुआ 6 × 10⁻³ बाई डिस्टेंस कितना हुआ 3 × 10⁻³ सॉल्व कर लेंगे, सी निकल जाएगा. अब जब सी निकल जाएगा तो चार्ज फाइंड करने के लिए आप लगा देना Q = CV, और जो यहाँ सी मिलेगा उसको आप V से मल्टीप्लाई कर दो ना. कितना V है 100 वोल्ट. तो ये आपका इतना कूलम चार्ज निकल जाएगा. नोट करिए, लिखिए. देखिए नेक्स्ट, लिखिए नेक्स्ट. ये 2.5 है.
देखो, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between the plates each plate has area of 6 into 10 to the power minus 3 meters square and distance between the plate is 3 mm. Calculate the capacitance of conductor अरे तो वही क्वेश्चन लिखवा दें, वही लिखवा दिए ना, एक मिनट और दूसरा वही हो गया 2.5 कुछ और लिखो लिखो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हाँ हाँ ये अलग क्वेश्चन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with air between the plates has capacitance of 8 picofarad. What will be the capacitance of capacitor if distance between the plate is reduced by half and space between them is filled with a substance of dielectric constant 6. लिखिए, इसको सॉल्व कीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। कितना आ गया आंसर इसका? हाँ बोला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स। देखो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जिसमें प्लेट के बीच में एयर होगा उसका कैपेसिटेंस है, मतलब सी जो है एयर होगा तो 8 पिकोफैरेड। तो सी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी, वो 8 पिकोफैरेड है। अब क्या बोला इसमें, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस, क्या होगा जब डिस्टेंस प्लेट का आधा करता है, मतलब अब ऐसा बोल रहा है ना कि उसके अंदर जो डिस्टेंस उसको आधा कर दिया जाए और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा जाए जिसका वैल्यू 6 हो। मतलब दो काम नया आपको बोल रहा है, एक तो ये बोल रहा है कि डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए
और दूसरा ये बोल रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रखा जाए के, जिसका वैल्यू क्या है 6। अब बोलो क्या करेंगे, सी इज इक्वल टू क्या होगा, सी डैश क्या होगा, के से मल्टीप्लाई कर लेंगे एप्सिलॉन नॉट इनटू है, और डी को कर लेंगे डी बाई 2, यानी इस फॉर्मूले में के से मल्टीप्लाई कर लेंगे और डी को कर लेंगे डी बाई 2। अब देखिए 2 को ऊपर भेज देते हैं, 2k एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी, बोलिए अब 2k का वैल्यू 6, एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी का वैल्यू कितना है 8, तो हो गया 96 पिकोफैराड। तो नया कैपेसिटेंस क्या हो गया बोलो 96 पिको। लिखिए, और तब तक हम एक बढ़िया सा क्वेश्चन लिखते हैं, इसको सॉल्व, जो नहीं किया नोट करिए, एक अच्छा क्वेश्चन लिखते उसको हम लोग अभी बनाएंगे। ये प्रॉब्लम से लिख लिए होंगे ना, ठीक है। देखिए two parallel plate capacitor X and Y have the same area of plate and same separation between them. X has air जो कैपेसिटर प्लेट X उसमें एयर है, X has air between the plates while Y contain a dielectric medium of एप्सिलॉन r4। मतलब इसको क्या बोलते हैं एप्सिलॉन r को, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, लिख लो k इज इक्वल टू 4। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन, एक नंबर 1 नंबर में है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ each capacitor if equivalent capacitance of combination is 4 माइक्रोफैराड। 2 नंबर में कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ क्या हुआ, कॉम्बिनेशन इज 4 माइक्रोफैराड बोले, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ X and Y
व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी stored in x and y। ठीक है, आपके पास डायग्राम ऐसे दिया हुआ है, देखिए दिया गया ऐसे, दिया गया ऐसे, ये x और ये y। ये प्लस माइनस 15 वोल्ट ये दिया हो, बनाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए प्लेट्स में एक्स में एयर है, जो एक एक्स है ना इसके बीच में एयर है, और इसके बीच में एयर नहीं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका कांस्टेंट 4 है, और दोनों का कैपेसिटेंस पता नहीं, लेकिन इन दोनों को सम करके जो इक्विवेलेंट आएगा, इक्विवेलेंट, इसका जो इक्विवेलेंट आएगा सी इक्विवेलेंट, वो दिया हुआ 4 माइक्रोफैराड। और ये दोनों तो आपको दिखाई दे रहा है कि सीरीज में है, मतलब इन दोनों कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो मेरा फाइनल आंसर 4 माइक्रोफैराड आएगा 100%। देखिए कैसे बनाते हैं। अब जो x है ना उसका कैपेसिटर हमको मालूम नहीं, अगर मान लो ऐसा कर लें कि सी एक्स, एक्स का कैपेसिटेंस उसको c मान लेते हैं, तो बोलो सी वाई का कितना होगा, बताओ कोई। अगर हम x वाले को c मान ले, x वाले जो प्लेट्स है, x वाला जो कैपेसिटर का प्लेट है उसके अगर कैपेसिटेंस को c मान ले तो y वाला का कितना होगा, 4c होगा। क्यों होगा 4c? अच्छा इक्विवेलेंट 6 था क्या, क्या है, इक्विवेलेंट 4 था ना, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू क्या था, वो 6 था, 4 ही था ना। ठीक है, देखो नहीं तो आप 6 बोले इसलिए हम देखो, तो देखो आपको क्या मालूम है कि जब भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एंट्री करवाते हैं तो जितना उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है उतना टाइम्स क्या होता है, उतना टाइम्स उसका कैपेसिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा उतना टाइम्स उसका कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो अगर x का c है तो y का जो कैपेसिटी है डेफिनेटली उसका 4 टाइम्स हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 4c। अब बताओ 1/c इक्विवेलेंट का बात करेंगे तो 1/cx प्लस 1/cy। अरे इसका अगर 5 है तो इसका 5 और 20 होगा ना, कैपेसिटी उसका बढ़ जाता है जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है उतना टाइम्स। अब बोलिए 1/4 इज इक्वल टू 1/c/1/4c। 4c और इसका एलसीएम क्या हुआ 4c, ऊपर में क्या चला गया 4 प्लस 1 1/c 1/4। अब हम एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं, कोई वैल्यू कहीं गलत नहीं लिखे हम लोग ना, है ना, क्योंकि फिर वो दिक्कत हो जाएगा। उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 ही है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 है और मीडियम भी 4 है, सही है बिल्कुल। देखो ध्यान देना, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे, बताओ मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 इज इक्वल टू 5/4c। ठीक है, देखिए क्या होगा,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गया ना, 4C और C का एलसीएम 4C, यहाँ 4 1 5 चला गया, तो 4C इज इक्वल टू 20, C इज इक्वल टू 20/4, C मेरा मिल गया 5 माइक्रोफेरेड। अब बताओ Cx अगर 5 माइक्रोफेरेड है तो Cy कितना होगा? हाँ 4C 4 इंटू 5 कितना हो गया? 20 माइक्रोफेरेड। मिल गया कैपेसिटेंस, मिल गया ना। तो एक कितना मिला? 4 5 और एक क्या मिला? 20। बताओ नंबर 2 में क्या पूछ रहा है? ये तो नंबर 1 हो गया। बोलिए नंबर 2 में क्या है? क्या क्या है नंबर 2 में? पोटेंशियल। किसका किसका पोटेंशियल? एक्स और वाई का। अच्छा बताओ यहाँ 15 वोल्ट से कनेक्ट है, इसका मतलब क्या है? 15 वोल्ट से कनेक्ट है, इसका मतलब है कि एक्स और वाई दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो दोनों का पोटेंशियल सम करके कितना मिलने वाला है? दोनों का पोटेंशियल सम करके कितना आने वाला है? 15 वोल्ट आने वाला है। अगर दोनों का हम पोटेंशियल सम करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 15 वोल्ट आएगा। तो अब बताओ, एक मिनट ध्यान से पूछते हो बात बताना। अगर ऐसा हुआ कि Cx का पोटेंशियल V है तो Cy का पोटेंशियल क्या होगा? बताओ। अगर ये कैपेसिटेंस का पोटेंशियल V है, V वोल्ट, तो Cy का पोटेंशियल क्या होगा? 15 माइनस V अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और आंसर बताओ, क्योंकि 15 माइनस V बताने में कुछ कॉन्सेप्ट आ नहीं रहा। और कोई बताना हो तो बता सकते हो, क्या होगा बोलो। कुछ याद करो थोड़ा सा पहले का। देखो एक बात बताना, हम लोग क्या पढ़े थे? Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, तो C इज इक्वल टू क्या पढ़े थे? अच्छा बताओ, किसी का कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो उसका पोटेंशियल तो डिक्रीज करेगा। तो अगर मान लो, समझे बात ना ये, अगर इसका कैपेसिटी इससे 4 टाइम्स ज्यादा है, इसका कैपेसिटी इससे वाई का कैपेसिटी एक्स से क्या है? 4 टाइम्स ज्यादा है, मतलब वाई का पोटेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में 4 टाइम्स कम है। देखिए Q इज इक्वल टू CV, C इज इक्वल टू Q बाई V। देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का बात आ रहा हूं, तो इसका कैपेसिटी 4 टाइम्स ज्यादा है, ध्यान रखना, तो उसका वोल्टेज 4 टाइम्स कम होगा, मतलब जो Cy का वोल्टेज है वो V/4 वोल्ट होगा। समझ में आ रहा है बात? क्या होगा? V/4 वोल्ट होगा, यानी इसका V है तो उसका V/4 है, इसका V है तो उसका क्या है? V/4। अब देखो दोनों को अगर हम सम करें तो बताओ 15 वोल्ट है ना दोनों का, 15 वोल्ट में क्या चलाएगा? अगर हम बात करें तो वोल्टेज 15 वोल्ट, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ये 15 वोल्ट है, इसको V1 मान लो V, और ये V2 मान लो V/4। आप इसको V1 मान लो, आप इसको V2 मान लो, दोनों का सम करके V। अब एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम, 4V प्लस V, 15 बराबर 5V/4, 5V इज इक्वल टू 60, 60/5, तो V हो गया 12 वोल्ट। तो बताओ ये पोटेंशियल कितना मिल गया? 12 वोल्ट मिला ना, 12 वोल्ट। तो Vx कितना मिल गया? अगर यहाँ का Vx मान लेते इसको ना Vx, और इसको मान लेते Vy, ज्यादा अच्छा होता है, V1 V2 का जरूरत नहीं पड़ता। V इज इक्वल टू Vx प्लस Vy। बोलो अब ये V मिल गया हमारा कितना? 15 वोल्ट, तो X का पोटेंशियल 12 वोल्ट मिला, 12 वोल्ट, तो Y का पोटेंशियल क्या होगा? V/4, 12/4, 3 वोल्ट। हम ये नहीं चाहते थे कि कोई हमको ये बताए कि एक का 15 एक का 12 है तो दूसरे का माइनस करके 15 में माइनस करके 3 आ रहा है। हम ये चाहते थे हमको कोई ये बताए एक का 12 है तो एक का 3 है। क्यों?
इस कॉन्सेप्ट से बताया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने से उसके वोल्टेज पर क्या चेंज आ रहा। तो आपको अगर लिस्ट बनाएंगे तो ये बात ध्यान में रखना कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब उसमें एंट्री होगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बाद उसका पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होगा उतना टाइम्स पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो Vx और Vy दोनों का पोटेंशियल मिल गया। समझ में आ रहा बात? अब क्या करना है बताओ, और आगे क्या फाइंड करना है? हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? यू एक्स का बाई यू वाई का हाफ सी भी स्क्वायर सी एक्स वी एक्स का स्क्वायर हाफ सी वाई वी वाई का स्क्वायर। अब आपको सी एक्स का वैल्यू भी दिया हुआ, वी एक्स का वैल्यू भी दिया हुआ, सी वाई का वैल्यू भी दिया हुआ, वी वाई का वैल्यू। अब रख के निकाल लो रेशियो कितना आ रहा है, सॉल्व कीजिए इसको। 1/4 आएगा आंसर इसका। ठीक है, आ गया ना? अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात करते हैं, ध्यान देना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सबसे लास्ट पोर्शन में हम आते हैं। ठीक है, अब आज के क्लास के बाद एक 2 घंटे का क्लास होगा जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होगा, है ना? तो अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्टार्ट करते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक के बारे में कुछ बात करते हैं, समझना। हाँ, इसके बाद वाला लेक्चर लास्ट होगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कैपेसिटर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा बात, समझना। पहले डाइलेक्ट्रिक के बारे में 1-2 बार आया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया था ना। आज समझेंगे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहां से आता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, उसको आज हम लोग समझते हैं। देखो, सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक के बारे में कुछ समझ लो। आपको बताया था ना कि पेपर, वाटर, ये क्या बोलते हैं, वैक्स, ये सब क्या है, डाइलेक्ट्रिक है ना? देखिए, तो सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक क्या है। तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में बात करें तो हम बोलेंगे ये एक तरह का इंसुलेटर है। जनरली इट इज इंसुलेटर बट exert electrostatic force on another। ठीक है ना? क्या बोलेंगे देखो डाइलेक्ट्रिक के बारे में। इट डज नॉट अलाउ, इसके बारे में 2-3 बात लिखते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल बोलते इट डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेज थ्रू इट। इट डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। डाइलेक्ट्रिक से चार्ज का फ्लो नहीं होता, है ना? बट अलाउ देम, क्या अलाउ करेगा, क्या परमिट करेगा? अलाउ देम टू एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन वन अनदर। एक दूसरे पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगाएगा। डाइलेक्ट्रिक जनरली इंसुलेटर होता, इट इज जनरली इंसुलेटर बट पोलराइज द इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को पोलराइज करेगा, कैसे? थ्रू ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से इलेक्ट्रिक चार्ज को पोलराइज करेगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज का पोलराइजेशन होगा, है ना? तो बता दें हम कि जनरली इंसुलेटर है बट पोलराइज करेगा इलेक्ट्रिक चार्ज को, कैसे? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से चार्ज को पोलराइज करेगा। आ रहा बात समझ में? ये बात हो गई। अब देखो डाइलेक्ट्रिक्स को क्या क्या एग्जांपल ले सकते हैं डाइलेक्ट्रिक्स का। वाटर बोल सकते हैं, पेपर बोल सकते हैं, वैक्स बोल सकते हैं, ऐसा सब डाइलेक्ट्रिक है। माइका बोल सकते हैं, एटसेट्रा, ये सब डाइलेक्ट्रिक। मतलब आपको बता दें डाइलेक्ट्रिक्स आर जनरली इंसुलेटर
लेकिन इसमें कुछ खास प्रॉपर्टी कंडक्टर का होगा। क्या क्या खास प्रॉपर्टी कंडक्टर का होगा? चार्ज का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा, चार्ज का पोलराइजेशन होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में वो एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे। प्लस माइनस चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे पर एग्जर्ट करेगा, उसको डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। देखो ये कंडक्टर तो है नहीं, बट कुछ प्रॉपर्टीज कंडक्टर का। अब देखो डाइलेक्ट्रिक्स को टू पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। क्या क्या? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन? एक बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक, और दूसरा हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। एक बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा क्या बोलते हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक देखो क्या होता है, जैसे HCl, NH3, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, सब पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसमें क्या होता है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कॉन्साइड नहीं करता। यानी कि पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेज does not coincide with negative charge। जो पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव चार्ज के साथ कॉन्साइड नहीं करता। और ये क्या होगा नॉन पोलर में? सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेज coincide with निगेटिव चार्ज। आप नॉन पोलर किससे बनेगा? तो N2, H2, O2, ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल से जो डाइलेक्ट्रिक बनता है उसको नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। और पोलर मॉलिक्यूल, ये सब पोलर मॉलिक्यूल है, यहां से जो डाइलेक्ट्रिक बनेगा उसको बोलेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक। जिसका क्या मतलब हुआ? पोलर डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर बोले कि जो कॉन्साइड नहीं करते। देखो कॉन्साइड करना, कॉन्साइड नहीं करना और कॉन्साइड करने का मतलब देखो क्या होता है। मतलब क्या होता है ना, ये लोग ऐसे होते, ये नॉन पोलर ऐसे होगा, माइनस प्लस जैसे तैसे। ये माइनस प्लस अरेंज नहीं होगा ढंग से, कहीं प्लस माइनस भी हो सकता है, वो कॉन्साइड नहीं करता। और ये कॉन्साइड करता, देखो ऐसे करता, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे कॉन्साइड करता। तो ये ना पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज से कॉन्साइड करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज से कॉन्साइड करेगा, और ये पॉजिटिव निगेटिव से कॉन्साइड नहीं करेगा, ये पॉजिटिव निगेटिव से कॉन्साइड नहीं करेगा। आ रहा बात समझ में? ठीक है। तो ये इस तरह का पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं हो, ध्यान देना क्या बोलते हैं, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में, वो दिखाई नहीं दे रहा ऊपर वाला, यहां लिख देते नीचे। देखो अगर हम बात करें इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में कोई डायपोल नहीं बनता इन लोगों के बीच में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं हो, है ना, तो डायपोल डेवलप नहीं होता। पोलर में तो थोड़ा होता भी है, नॉन पोलर में तो एकदम नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस का मतलब है E इज इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। उस केस में इसमें कोई डायपोल नहीं बन पाता, और जब तक डायपोल नहीं बनेगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब डायपोल बनना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने के लिए। आप पढ़े ना, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है, स्टार्ट में एक्सियल इक्वेटोरियल प्लेन बनता ना। तो
जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना, तो नो डायपोल मोमेंट इज डेवलप, कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता। ठीक है, ये सब जैसे तैसे अरेंज होता है ना। और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब जीरो है तो पोलर नॉन पोलर में कोई डायपोल का फॉर्मेशन होता है, और बोलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान देना। और जब अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर दे, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या होता है, बोथ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो बोथ पोलर एंड नॉन पोलर, दोनों पोलर और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हैज डेवलप्ड अ डायपोल मोमेंट, उन दोनों में एक डायपोल मोमेंट बनता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम पोलर का बात करें और नॉन पोलर का बात करें, दोनों, अगर दोनों का बात करते हैं तो पोलर भी अरेंज होगा माइनस प्लस और नॉन पोलर भी अरेंज होगा माइनस प्लस, ऐसे माइनस प्लस, ये माइनस प्लस और ये माइनस प्लस, ऐसे। यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करोगे ना, तो दोनों पोलर और नॉन पोलर जो डाइलेक्ट्रिक्स है उसमें डायपोल मोमेंट डेवलप होगा, डायपोल का फॉर्मेशन होगा। और जो डायपोल होता है उसका अपना स्ट्रेंथ होता है, और डायपोल का स्ट्रेंथ के कारण वहां इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन स्ट्रांग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग रीजन में आएगा वहां पर, और फिर कैपेसिटी बढ़ेगा। यानी कि कंडक्टर के अंदर डाइलेक्ट्रिक एंट्री करने का फायदा ये होगा। अब देखेंगे कि कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक करने का बहुत जबरदस्त फायदा है। इसलिए ना, आप कोई भी कैपेसिटर लो, मार्केट से खरीदो, उसके बीच में ओनली एयर नहीं है, उसके बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला हुआ है, तो कुछ तो बेनिफिट है ना डाइलेक्ट्रिक का। और आप अभी देखिए कि बेनिफिट क्या है, जितना उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू होता है उतना टाइम्स उसका क्या होता, कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो कैपेसिटी बढ़ने के पीछे कौन है, डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक पोलर नॉन पोलर फॉर्म में है, इसी से मिला के डाइलेक्ट्रिक बनाते, यही सब मॉलिक्यूल से मिलकर डाइलेक्ट्रिक बनता है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करेंगे यानी इट डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो दोनों आइदर पोलर हो या नॉन पोलर हो, दोनों में डायपोल मोमेंट डेवलप होगा, दोनों में डायपोल मोमेंट डेवलप होगा, पोलर में और नॉन पोलर दोनों में। इसको बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। यानी कि both polar and non-polar dielectric has developed a dipole moment in external field, in external field, external field में दोनों में पोलर और नॉन पोलर में डायपोल मोमेंट डेवलप होगा। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, जो डेवलप होगा पोलराइजेशन डेंसिटी, क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन डेंसिटी। अब आपको बताएंगे कि जो कांस्टेंट के जो बार बार लिखते हैं ना, कांस्टेंट के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, वो उसका वैल्यू आता कहां से, वो एक फॉर्मूला करना, फिर क्या करना उस फॉर्मूले के बाद, जो लास्ट टॉपिक है ऐसा है कि कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। और आपको हम एक और बात बता दें, सीबीएसई में 4 मार्क्स का केस बेस्ड क्वेश्चन में डाइलेक्ट्रिक ब्लूप्रिंट में है कि डाइलेक्ट्रिक से क्वेश्चन आता, आप देख लेना। इसलिए डाइलेक्ट्रिक का ये थ्योरी पूरे डिटेल्स में हम बता रहे हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन डाइलेक्ट्रिक से आता ही आता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है सीबीएसई वालों के लिए। आ रही बात समझ में, बताते हैं, नोट करो, टाइम है ना अभी, देखो लिखो तो कितना टाइम है। अच्छा, आप इसको नोट कीजिए, फिर देखते और बात। बोले ना 1-2 घंटे का क्लास हमारा बचा है बस। तो इसको हम लोग पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो लिखे थे ना, बोथ पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैज डेवलप अ डायपोल मोमेंट इन एक्सटर्नल फील्ड
इसी के बाद लिख लो दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे, समझना। मान लो ये मेटल का प्लेट्स है। अब ये देखो हम क्या लिख रहे हैं, लिखते हैं बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ध्यान से समझिएगा, मान लो ये एक प्लेट्स है और जब प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है और इस प्लेट पर निगेटिव चार्ज है, समझो ऐसा, ठीक है। और प्लेट के बीच का डिस्टेंस है d। चलो डिस्टेंस से भी कोई मतलब नहीं है, प्लस और माइनस चार्ज हटाओ अभी डिस्टेंस। एयर बीच में है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाएगा, प्लस से माइनस। अब इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को रख देते हैं, इस प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं। देखो जो स्लैब रखे ना, ये स्लैब, ये डाइलेक्ट्रिक है ऑफ थिकनेस, इसका कुछ थिकनेस है। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, इसका कुछ थिकनेस है, मान लो थिकनेस टी है। बताना इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस जा रहा है ना, प्लस से माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस से माइनस, बात समझना, जे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या आप इसको बोल दो ई नॉट। ई नॉट का मतलब है यही ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये मेटल प्लेट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब क्या होगा, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन होगा चार्ज का, क्योंकि लार्ज नंबर में इसमें डाइपोल है और लार्ज नंबर में डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, समझिए बात, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे इसके अंदर बहुत सारा डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा, तो क्या होगा ना, ये पॉजिटिव प्लेट के साइड में निगेटिव डेवलप हो जाएगा और ये नेगेटिव प्लेट के साइड में पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। ऐसे ये नेगेटिव, ये जो नेगेटिव है इधर और उसके ऑपोजिट में पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। और डाई इलेक्ट्रिक के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा और डाई इलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस चार्ज को बोलेंगे माइनस क्यूपी प्लस क्यूपी, मतलब ये प्लस माइनस क्यूपी मतलब चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन, चार्ज ड्यू टू पोलराइजेशन, समझना बात, पोलराइजेशन के कारण चार्ज डेवलप हुआ इन डाइलेक्ट्रिक, ठीक है ना। अभी देखो क्या होगा, ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो चार्ज डेवलप हुआ ना, उसको बोलते, इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ उसको बोलते हैं ईपी। ईपी का मतलब देखो क्या हुआ, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ चार्ज, समझना बात को, ये चार्ज के पोलराइजेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वहां डेवलप हुआ। अब बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ डायपोल के अंदर, अगर ये डाई इलेक्ट्रिक के बदले, ध्यान से समझना, अगर ये डाई इलेक्ट्रिक के बदले कंडक्टर होता, क्या होता, तो कंडक्टर के अंदर में लार्ज नंबर में चार्ज डेवलप होता, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कोई कमी नहीं है, तो कंडक्टर के अंदर इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता कि वो बाहर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको सरफेस के ऊपर काउंटर बैलेंस करता और कंडक्टर के अंदर का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, जो गॉस लॉ में आप लोग पढ़े कि किसी होलो कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। अब मान लो ये रूम, जिस रूम में हम लोग हैं, ये रूम सीमेंट बालू ये सब से मिला के बना,
सैंड से, सीमेंट से, ये सब से, वो डाइलेक्ट्रिक है। यानी डाइलेक्ट्रिक से बना, इसमें कंडक्टर बस वही लोहा का रॉड वगैरह जो लगा वो कंडक्टर है, ऐसे डाइलेक्ट्रिक। अगर इस रूम के ऊपर बिजली गिर जाए, चार्ज गिर जाए, ठीक है, तो क्या होगा? अगर आपने मान लो छत के ऊपर लाइटनिंग कंडक्टर नहीं लगाया, लाइटनिंग कंडक्टर छत के ऊपर नहीं लगाया, तो फिर बचने का कोई चांस नहीं। अगर ये कंडक्टर का रूम बना होता, ये कंडक्टर का रूम बना, अब कंडक्टर का रूम में तो हम लोग रह नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा हीट कर जाएगा, बहुत प्रॉब्लम है। अगर ये रूम कंडक्टर का बना होता तो क्या होता? इस कंडक्टर के अंदर इतना चार्ज डेवलप होता कि वो बाहर के चार्ज को काउंटर बैलेंस करके अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करता। उस प्रोसेस को शील्डिंग कहते हैं। आपको एक टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब यही होता है कि कंडक्टर के अंदर का टोटल चार्ज जीरो हो जाता है, क्योंकि वो सरफेस के ऊपर में जितना चार्ज आ रहा है उसको बैलेंस करके टोटल चार्ज को जीरो कर, मतलब उसको यहाँ काउंटर बैलेंस करेगा। लेकिन ये जो डाइलेक्ट्रिक, अभी क्या एग्जांपल, ये रूम हमारा डाइलेक्ट्रिक है। अब इस रूम के अंदर डाइलेक्ट्रिक के कारण जो चार्ज डेवलप होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना ज्यादा इंटेंसिटी नहीं है कि बाहर वाले चार्ज को रोक सके, नहीं रोक पाएगा। क्या होगा? यानी अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, चार्ज आया, वो बाहर का चार्ज अंदर एंट्री कर जाएगा। मतलब देखो एक डायग्राम ऐसा बनाते, ये ई नॉट, ये डाइलेक्ट्रिक के अंदर ऐसे घुस के तब उधर निकल जाएगा, यानी इसके अंदर चार्ज आ जाएगा छत से नीचे, अगर छत पर सेफ्टी नहीं लगा है तो, क्योंकि ये रूम डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को रोक नहीं पाएगा। तो कंडेंसर के अंदर भी यही होगा। तो इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बच जाएगा बोलो तो? इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। इसको बोलते हैं रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाई इलेक्ट्रिक। देखो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर का जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बच जाएगा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। वो क्या बच जाएगा? ई नॉट माइनस ईपी। आ रहा बात समझ में? अब बताओ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? ई नॉट, अंदर में बचा क्या? ई नॉट माइनस ईपी। यानी डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, इसीलिए तो इसका यूज कर रहे हैं हम लोग कंडेंसर के अंदर में। अब ध्यान देना यहां पर, रेशियो ऑफ किसका किसका रेशियो? रेशियो ऑफ ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका रेशियो टू द रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको? बोलो, इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, जो चैप्टर 1 से चला रहा भाग। मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला हुआ K इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई नॉट माइनस ईपी, और इसी वैल्यू को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। और यही हम लोग अभी बोले ना, कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है तो ऐसे ही 6 निकला। हम बोलते हैं वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है तो इसी प्रोसेस से फाइंड हुआ ऐसे। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक को एंट्री करेंगे कंडक्टर के प्लेट्स के बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। बात समझ में आ रहा है कुछ? क्या बोलते हैं इसको? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपका एक डेरिवेशन क्या है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एयर था तो क्या फॉर्मूला था? एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी। अब एयर के बदले क्या रखना हमको? डाइलेक्ट्रिक स्लैब। जब एयर के प्लेस में पैरेलल प्लेट के अंदर में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे ना तो एक ऐसा फॉर्मूला हमको मिलने वाला, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के, एक फॉर्मूला आने वाला है ना। यही लास्ट डेरिवेशन है। और फिर हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से कुछ रिलेटेड सीरीज पैरेलल का फिर से न्यूमेरिकल करेंगे, सीरीज पैरेलल का जिसमें पैरेलल प्लेट डाला गया, वो सीरीज पैरेलल का। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास बचेगा। ये आज का क्लास भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा बात? तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में ये डिस्कशन हुआ, यहां से मिला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नोट कर लीजिए इसको।
हम्म, अच्छा एक इलेक्ट्रिक होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।